प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद के करीबियों के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार तीसरे दिन जारी रहा। आज अतीक के फाइनेंसर के मकान को जमींदोज किया गया। इसके लिए दोपहर बाद बुलडोजर के साथ पोकलैंड मशीन लेकर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम असरौली इलाके में पहुंची। यहां अतीक के फाइनेंसर बताए जा रहे मकसूद का नया बना घर था, जिसे गिराने के लिए 3 बुलडोजर को काम पर लगाया गया। पहले ग्राउंड फ्लोर और पार्किंग की दीवारें ढाई गई, सीढ़ियों को भी गिरा दिया गया, फिर पहली मंजिल की बैल्कनी को तोड़ा गया। एक एक कर सारे पिलर तोड़े गए। एक साथ 3 बुलडोजर अतीक के फाइनेंसर के घर को ध्वस्त करने में लगे रहे। मकसूद के परिवार वालों ने इस आरोप से इनकार किया है कि उनका माफिया अतीक अहमद के साथ कोई संबंध है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि बिना नोटिस दिए प्रशासन ने मकान पर बुलडोजर चलवा दिया। हालांकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने मकसूद पर बगैर नक्शा पास कराए मकान बनवाने का आरोप लगाया, जिस वजह से ही मकसूद के मकान को चारों तरफ से गिराने के लिए बुलडोजर लगा दिया गया। तीनों बुलडोजरों ने इतनी तेजी से दीवारों को गिराया कि घंटे भर के अंदर घर की पहली मंजिल गिरा दी गई और देखते ही देखते पूरे घर को मिट्टी में मिला दिया गया। मकसूद के परिवार वालों ने इस बात से इनकार किया है कि अतीक अहमद से उनका कोई संबंध है। हमारे दामाद के यहाँ एक मुकदमा निकाल दीजिए, मैं अभी हट जाता हूँ यहाँ से। एक मुकदमा आप दिखा दे। मकसूद के अतीक के फाइनेंसर होने के आरोप को भी उसके परिवार वालों ने झूठा बताया। शाहनवाज कम से कम 35-36 लाख रुपया पर्सनल लोन लेकर के तब इसको बना रहे हैं। और जो हम मकान बनाने के लिए पैसा हम लोन लेंगे बैंक से, हम फाइनेंस करेंगे किसी को। मकसूद का ये घर करोड़ों का बताया जा रहा था। वैसे उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही योगी सरकार का बुलडोजर माफिया अतीक के करीबियों को निशाना बना रहा है। इससे पहले भी माफिया अतीक के 2 करीबियों के मकान बुलडोजर की चपेट में आ चुके हैं। कल प्रयागराज में एसएसए गन हाउस चलाने वाले सफदर अली का मकान ध्वस्त कर दिया गया था, जिसके लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम 3 बुलडोजर लेकर प्रयागराज के चकिया इलाके में पहुंची थी और 200 वर्ग गज में बने सफदर अली के मकान को इन बुलडोजरों के जरिए खंडर में तब्दील कर दिया गया। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना था कि सफदर अली ने मकान बिना नक्शा पास कराए बनाया था। वहीं 1 मार्च को चकिया इलाके में बनी जफर अहमद की कोठी भी बुलडोजर से जमींदोज कर दी गई थी। जफर अहमद के घर को गिराने से पहले जब उसे खाली करवाया जा रहा था तो राइफल भी मिली थी। जफर अहमद पर अतीक के परिवार को शरण देने का आरोप है। प्रयागराज हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद का नाम सामने आने के बाद अब उसके करीबियों के खिलाफ भी पुलिस और प्रशासन का शिकंजा कसा जाएगा। ऐसे दर्जन भर लोग चिन्हित किए गए हैं जो अतीक अहमद के मददगार रहे हैं। इन करीबियों की ऐसी संपत्तियों की भी लिस्ट बनाई गई है जो अवैध रूप से कमाई करके अर्जित की गई है। अतीक के करीबियों की प्रॉपर्टी की पूरी रिपोर्ट आला अफसरों को भेज दी गई है और आला अफसरों से निर्देश मिलते ही अतीक के मददगारों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। बताया जा रहा है कि 13 मार्च से प्रशासन अतीक के करीबियों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने का काम शुरू कर सकता है। प्रशासन बुलडोजर एक्शन में बिजी है तो पुलिस अतीक और उसके करीबियों की धरपकड़ में जुटी है। इसी कड़ी में पुलिस ने अतीक के तीसरे बेटे असद का नाम भी एफआईआर में जोड़ दिया है। वकील उमेश पाल की हत्या के बाद से ही असद फरार चल रहा है। हालांकि पहले एफआईआर में उसका नाम नहीं था, लेकिन अब उमेश पाल हत्याकांड में दर्ज एफआईआर में अतीक अहमद के बेटे असद का नाम जोड़ दिया गया है। एफआईआर में असद समेत माफिया अतीक अहमद के 2 गुर्गों के नाम भी जोड़े गए हैं। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन को नामजद किया गया था। एफआईआर में अतीक के भाई अशरफ, गुलाम और गुड्डू मुस्लिम का भी नाम था, लेकिन अब एफआईआर में अतीक के बेटे असद का नाम जोड़ दिया गया है। इसके अलावा अतीक के गुर्गे साबिर और सदाकत खान का नाम भी जोड़ा गया है। तीनों के खिलाफ हत्या समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। सीसीटीवी फुटेज, सदाकत खान का बयान और अन्य सबूतों के आधार पर एफआईआर में असद का नाम जोड़ा गया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से असद फरार है। पुलिस असद समेत फरार सभी आरोपियों पर इनाम राशि बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है। असद पर इनामी राशि 1 लाख करने की तैयारी है।
वैसे उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड शूटर अरमान ने बिहार के सासाराम जिले में सरेंडर कर दिया। हत्याकांड के सीसीटीवी फुटेज में अरमान दूसरे शूटर गुड्डू मुस्लिम के साथ नजर आया था, जिसके बाद से यूपी पुलिस प्रयागराज हत्याकांड में शामिल शूटर अरमान की तलाश में थी। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही अरमान फरार था, लेकिन उसने अब बिहार के सासाराम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। मूल रूप से सासाराम का रहने वाला अरमान प्रयागराज के सिविल लाइंस में रहकर काम करता था। सीसीटीवी फुटेज में वो बाइक चलाता दिखा था। उसने हेलमेट पहन रखा था। घटना वाले दिन अरमान भी उमेश पाल पर गोलियां बरसा रहा था। इसके बाद वो बाइक से सिविल लाइंस होते हुए भाग निकला था। हालांकि बताया जा रहा है कि अरमान ने किसी पुराने केस में कोर्ट में सरेंडर किया है। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने पुलिस पर उसके 2 नाबालिग बेटों एजान अहमद और अबान अहमद को अगवा करने का आरोप लगाया था। इस मामले में शाइस्ता ने अदालत में अर्जी लगाई थी, जिस पर प्रयागराज के धूमनगंज थाने की ओर से सीजेएम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में पुलिस ने कहा है कि एजान अहमद और अबान अहमद के नाम का कोई भी व्यक्ति उसकी हिरासत में नहीं है। ना तो ऐसे नाम वाले व्यक्ति की जानकारी पुलिस की सामान्य डायरी में दर्ज है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अतीक के दोनों बेटे पुलिस के पास नहीं है तो कहां है? अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का आरोप है कि पुलिस ने उनके दोनों बेटों को 24 फरवरी को उनके मकान से उठा लिया था। शाइस्ता ने अपनी अर्जी में इस बात की भी जानकारी मांगी थी कि अगर उनके बेटे किसी मामले में आरोपी हैं तो उसका भी ब्यौरा दिया जाए। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के दोनों बेटे वांटेड हैं या नहीं, इसका पुलिस की रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर प्रयागराज कांड के मुद्दे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि खुफिया तंत्र की नाकामी की वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया और सरकार अपने खुफिया तंत्र की नाकामी का आरोप विपक्षी पार्टी पर नहीं लगा सकती। अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य सरकार के खुफिया तंत्र की नाकामी की वजह से ही प्रयागराज में 2 पुलिस वालों की जान चली गई। सरकार को ये बताना चाहिए कि चूक कैसे हुई, सुरक्षा कर्मियों की जान कैसे चली गई, उनका इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। अखिलेश यादव ने कहा कि सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इस जिम्मेदारी में चूक हुई और इस सवाल से सरकार भाग नहीं सकती। ये सुरक्षा देना ये सरकार की जिम्मेदारी है। सुरक्षा व्यवस्थाएं, सुरक्षा का माहौल आम जन में पैदा हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर आरोप लगाया कि उन्होंने किसी और के भाषण को अंग्रेजी से हिंदी कर सदन में पढ़ा। वहीं यूपी में माफिया के खिलाफ जारी बुलडोजर एक्शन को समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने धार्मिक रंग देने की कोशिश की। उन्होंने कार्रवाई को मुसलमानों के खिलाफ जुल्म बताया और कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई गैर कानूनी है। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने प्रयागराज में माफिया के खिलाफ बुलडोजर एक्शन को मुसलमानों के खिलाफ सरकार का जुल्म बताया। ये एक्शन नहीं है बल्कि जुल्म है और खास तौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। शफीकुर रहमान बर्क ने चेतावनी देते हुए कहा कि सीएम योगी भूल रहे हैं कि कभी वो ओहदे पर न रहे तो बुलडोजर की जद में आ सकते हैं। एक दिन तुम भी अगर इस ओहदे पर न रहे तो तुम भी उसी सफ में आ जाओ। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि अगर किसी ने गैर कानूनी काम किया है तो उसे कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश सिर्फ यूपी को अपराध मुक्त बनाना है। इसके लिए प्रयागराज कांड में बुलडोजर की कार्रवाई का उदाहरण देते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो भी अवैध निर्माण करेगा उसको गिराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपराधियों को सोच बदलनी होगी, वरना कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान के बुलडोजर के जरिए मुस्लिमों पर जुल्म वाले बयान पर केशव मौर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का चश्मा नहीं लगाती। उन्होंने कहा कि 25 साल तक समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का चश्मा भाजपा की सरकार नहीं लगाती है। भाजपा की सरकार माने सबका साथ सबका विकास। वहीं यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी कहा कि किसी भी माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। बुलडोजर कार्रवाई चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। पहले ही साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को प्रदेश के भीतर कोई जगह नहीं होगी। उनके साथ उसी तरीके से कार्रवाई किया जाएगा कि जिस तरीके से उन्होंने करने की कोशिश की है। सूर्य प्रताप शाही ने समाजवादी पार्टी पर माफिया का साथ देने का आरोप लगाया और बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भी तैयारी तेज कर दी है।
गृह मंत्री अमित शाह आज बीदर पहुंचे। यहां उन्होंने श्री नानक झीरा साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका और अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में कक्षा 12वीं की गणित विषय का पेपर लीक होने से सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र विधानसभा में भी आज पेपर लीक कांड का मुद्दा जोर शोर से गूंजा। जम्मू कश्मीर में अर्धसैनिक बलों को हाईटेक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। आतंकियों से लड़ने के लिए सीआरपीएफ में एक बख्तरबंद वाहन शामिल किया गया है, जिसे CSRV यानी क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल कहा जाता है। मुंबई में बाबुलनाथ मंदिर के शिवलिंग में दरार आने से हड़कंप मच गया है। मामले को देखते हुए शिवलिंग में पानी और दूध चढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2023 की बैठक हुई, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए और अपनी बात रखी। यही नहीं, चर्चा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन युद्ध के लिए एक बार फिर रूस को आड़े हाथों लिया और कहा कि रूस को रोकना बहुत जरूरी है। An effect here. If we allow with impunity Russia to do what it's doing in Ukraine, then that's a message to would-be aggressors everywhere that they may be able to get away with it too. जबकि रायसीना डायलॉग 2023 में बातचीत के दौरान रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। Everybody is asking when Russia is ready to negotiate, when Russia is ready to negotiate. The West continuously is saying that it is not time to negotiate yet because Ukraine must win in the battlefield before any negotiation. And Zelensky himself, nobody calls on Zelensky asking him when he is going to negotiate, but you should have known, preparing for this topic at this meeting, that in September last year, Zelensky signed a decree making it a criminal offense to negotiate with Russia as long as Putin is president. रूस के विदेश मंत्री ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो दूसरे देशों में अपने हितों के लिए जंग को जायज ठहराता है, लेकिन जब बात रूस की आती है तो मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाने लगता है। और रायसीना डायलॉग में सर्जेई लावरोव ने इस आरोप को जायज ठहराते हुए इराक से लेकर सर्बिया, अफगानिस्तान और युगोस्लाविया तक का उदाहरण दिया। Have you been interested during these years what is going on in Iraq, what is going on in Afghanistan? Have you been asking the United States and NATO whether they are certain of what they are doing? When they now Scholz, Baerbock, Macron and others say this is the first time when the OSCE Helsinki Final Act is being violated. They don't remember about 1999 when Serbia was bombed, when Joe Biden, being a senator at that time, he was bragging that 1 year before the bombing of Serbia, I promoted this approach, and I believe that we have to bomb them out into peace. रूसी विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव ने कहा कि उनके देश को अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। If you believe that the United States has the right to declare a threat to its national interest, any place on earth, like they did in Yugoslavia, in Iraq, in Libya, in Syria, 10,000 miles across the Atlantic Ocean, and they have the right to do so, and you don't ask them any questions. वहीं रायसीना डायलॉग के दौरान एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की ओर से बढ़ती चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने माना कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी को खत्म करने में भारत अहम किरदार अदा कर सकता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी योंग ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में भारत के बिना पुनर्गठन का कोई काम नहीं किया जा सकता। extent to which India is a critical power, a great power in the region, that there is no reshaping of the Indo-Pacific with the attributes that Australia would seek without India. I'd also make the point, and I think Jai engages with the world in his narrative around it, but also Prime Minister Modi, India is a civilizational
power brings a different perspective to some of the challenges of these times. बैठक के दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमारे लिए हिंद प्रशांत महासागर का क्षेत्र भविष्य के लिए बेहद अहम है. As you might say, we can run and chew gum at the same time. And for us, the future is so much in the Indo-Pacific. Our engagement throughout the region, both through the Quad and in other ways, is as comprehensive and as deep as any time I can remember. वहीं G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से दूर रहे जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी रायसीना डायलॉग में शामिल हुए. उन्होंने एशिया प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने की बात कही. But through those cooperation and including 4 of us, and then the 2 blue Pacific areas like Pacific Island countries and ASEANs and also South Asia, this understanding and mutual understanding and cooperation, then they will make some combined will to cherish the same value like democracy, freedom. दिल्ली में हुए रायसीना डायलॉग की बैठक से पहले क्वाड के सदस्य देशों यानी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की भी बैठक हुई, जिसमें क्वाड को मजबूत बनाने और आपसी सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई. जबकि इसके बाद चारों देशों के नेताओं ने रायसीना डायलॉग में एक साथ हिस्सा लिया और बताया कि कैसे क्वाड क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में अहम किरदार अदा कर रहा है. अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने क्वाड को ताकतवर मुल्कों का संगठन बताया, जो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए काम कर रहा है. Where the Quad is a force, I believe, for good, positive, affirmative action. What's in so many ways important about it is this. First, we start with the proposition that virtually none of the challenges that our people are facing and that people around the world are facing can be effectively dealt with by any one country acting alone, whether it's the United States, whether it's India, whether it's Japan, whether it's Australia. And given that basic premise, it makes sense for us to start by finding like-minded groups of countries. अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि क्वाड कोई सैन्य संगठन नहीं है, तो वहीं जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी भी इससे इत्तेफाक रखते नजर आए. Like Tony said, this Quad is not for security issues, not military issues, but practical cooperation like everybody. जबकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि क्वाड किसी भी देश के खिलाफ नहीं है. There's an innate virtue in your existence. Okay, so we do stand for something. What I would not like to be defined as is standing against something or somebody, because that diminishes me. That makes it out as though some other people are the center of the world and I'm only there to be for them or against them. लेकिन रायसीना डायलॉग के दौरान एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव ने क्वाड के गठन को लेकर ही सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि क्वाड आर्थिक सामाजिक सहयोग के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि क्वाड एक सैन्य संगठन है. So-called Indo-Pacific strategies, in the context of AUKUS, in the context of using Quad not for economic purposes but trying to militarize Quad, the idea promoted by our American friends of ASEAN plus Quad is openly aimed at ruining East Asia summits. In other words, it would be East Asia summits minus China and minus Russia. इस दौरान सर्जेई लावरोव ने कहा कि रूस और चीन की दोस्ती से भारत के साथ रूस के संबंधों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि रूस तो ये चाहता है कि भारत और चीन आपस में दोस्त बन जाएं. And we are interested in these two great nations to be friends, and we are trying to be helpful. यही नहीं, लावरोव ने भारत और रूस की दोस्ती को खास बताया और कहा कि हर क्षेत्र में भारत और रूस एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं. We never make friends against somebody. We have excellent relations with China and excellent relations with India. The relations with India are characterized in the official documents signed by the two leaders as especially privileged strategic partnership.
वैसे क्वाड देशों की बैठक के बाद संयुक्त बयान जारी किया गया जिसमें बताया गया कि मीटिंग में किन मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक क्वाड देशों के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मुक्त व्यापार के मुद्दे पर बातचीत हुई। स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और बुनियादी ढांचे के विकास पर संवाद हुआ। बैठक के दौरान कई देशों के कर्ज के जाल में फंसने का मुद्दा उठाया, जिसके बाद पारदर्शी और निष्पक्ष कर्ज की व्यवस्था पर चर्चा हुई। अंतरिक्ष में सहयोग, साइबर सुरक्षा, मैरीटाइम सिक्योरिटी और आतंकवाद के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। आसियान देशों के साथ सहयोग बढ़ाने और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की बात भी कही गई जिसमें आसियान देशों की भी भूमिका होगी और यथास्थिति में किसी भी तरह के एक तरफा बदलाव के विरोध की भी बात हुई। G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान गुरुवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूसी विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव के बीच एक छोटी सी मुलाकात भी हुई, जो कि लगभग 10 मिनट तक चली और इस मुलाकात में यूक्रेन युद्ध को लेकर लावरोव और ब्लिंकन के बीच बातचीत भी हुई। इस मुलाकात के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि उन्होंने लावरोव से न्यू स्टार्ट संधि पर वापस लौटने की अपील की, जिसे पिछले दिनों रूस ने स्थगित कर दिया था। वहीं एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि उन्होंने रूसी विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव से यूक्रेन के खिलाफ जंग को खत्म करने को कहा, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका कूटनीतिक तरीके से यूक्रेन की मदद करता रहेगा। वहीं मथुरा का बांके बिहारी मंदिर होली के रंग में रंग गया। रंग भरी एकादशी के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में होली खेली गई। इस दौरान होली खेलने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे थे। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भी आज होली धूमधाम से मनाई गई। यहाँ साधु संत एक दूसरे को रंग लगाते नजर आए। मुरादाबाद में एक मौलाना ने होली से पहले खुलेआम धमकी दी। बिलारी के शहर इमाम ने कहा कि अगर किसी ने जबरदस्ती रंग लगाने की कोशिश की तो दंगा फसाद हो जाएगा। होली के मौके पर उसे होली खेलने पर मजबूर न करें और न ही किसी तरह की कोई शरारत करे। ऐसा ना हो कि बिलारी में फिर हंगामा हो जाए। 25 अप्रैल से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अनहोनी से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन टीम और यात्रा मैनेजमेंट फोर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यूपी के बलिया जिला अस्पताल में एक होमगार्ड के मरीजों का एक्सरे करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद डीएम ने कार्रवाई की बात कही है। विदेश की धरती से राहुल गांधी ने एक बार फिर भारत सरकार पर हमला बोला। एक दिन पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फेलो के रूप में पहुंचे राहुल ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी पर भारत की बनावट को बर्बाद करने और लोकतंत्र को खतरे में डालने का आरोप लगाया और दावा किया कि भारत में लोकतंत्र के स्तंभ और संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है। The institutional framework which is required for a democracy, parliament, the free press, the judiciary, just the idea of mobilization, just the idea of moving around, these are all getting constrained. So we are facing an attack on the basic structure of Indian democracy. राहुल गांधी ने मुद्दों की बात करने वाले विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का गंभीर आरोप लगाया। साथ ही ये दावा भी किया कि उन्हें भी बेवजह मुकदमों में उलझाया गया। Cases on opposition, I've got number of criminal libel cases for things that should under no circumstances be criminal libel cases. वैसे राहुल गांधी के आरोपों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं हुई। राहुल ने विदेशी जमीन पर भारत की ऐसी तस्वीर खींची जिसमें आम लोगों से लेकर खास लोगों के बुनियादी हक छीनने का विस्तार से जिक्र हुआ। खासकर राहुल ने जासूसी से जुड़े उन मुद्दों की चर्चा की जिसने कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी। Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. इसके बाद राहुल ने बताया कि जासूसी की ये बात उन्हें कैसे पता चली। I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff.
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मंच से राहुल ने केंद्र सरकार पर जो भी गंभीर आरोप लगाए, इसका वीडियो गांधी परिवार के करीबी सैम पिट्रोडा ने शेयर किया। और जैसे ही राहुल के भाषण का वीडियो सामने आया, भारत के सियासी गलियारों से वैसे ही प्रतिक्रिया आई जिसका अनुमान पहले से था। हालांकि राहुल ने पहली बार मोदी सरकार पर ऐसे आरोप नहीं लगाए और ना ही पहली बार देश, लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को खतरे में बताया। और ये सब विदेशी धरती पर दोहराया गया तो केंद्र सरकार ने भी पलटवार में अपने पुराने आरोपों को दोहरा दिया। खासकर पेगासस के मुद्दे पर सरकार का अंदाज तंज भरा रहा। और ये पेगासस कहीं और नहीं, उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। अनुराग ठाकुर ने जासूसी के आरोप लगने पर जांच के लिए अपना फोन नहीं देने पर भी राहुल को आड़े हाथों लिया। बीजेपी ने भी राहुल के आरोपों को विदेशी जमीन से भारत और यहाँ की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश करार दिया। देश की बदनामी करने का इन्होंने ठेका ले रखा है, क्योंकि इनकी दोस्ती चाइना से होती है, पाकिस्तान से होती है, राष्ट्र विरोधी ताकतों से होती है। वही काम ये करने का कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर केंद्र सरकार और बीजेपी से ऐसी ही प्रतिक्रिया आनी थी, लेकिन विपक्ष की तरफ से राहुल के बयान को जायज करार दिया गया। विरोधी दलों के कई नेताओं ने राहुल की चिंता से सहमति जताई और इस मामले में शिवसेना ने कैम्ब्रिज में राहुल के दिए भाषण के उस हिस्से से पूरी तरह सहमति जताई जिसमें भारत में लोकतंत्र को खतरे में बताया गया था। लोकतंत्र हमारा खतरे में है, ये सिर्फ राहुल जी नहीं, ये सारे लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र हमारा धोखे में है। 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्ष की एकजुटता की कोशिशों के बीच जब राहुल के बयान पर जेडीयू का रुख जानने की कोशिश हुई तो जवाब नपा तुला, मगर कांग्रेस की उम्मीदों के मुताबिक रहा। नहीं, लोकतंत्र के कुछ ढांचों पर प्रहार हो रहे हैं, जैसे स्वतंत्र लेखन की आजादी है, इकट्ठा होने की आजादी है, बोलने की आजादी है, उस पर समय समय पर प्रहार होते रहते हैं जो चिंताजनक है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने विदेश की धरती पर देसी सियासत की निंदा की। तेलंगाना के बाद देश के दूसरे हिस्सों में पार्टी का विस्तार करने की कोशिश कर रही AIMIM ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। पार्टी के 65वें स्थापना दिवस समारोह पर इस बार जूनियर ओवैसी यानी अकबरुद्दीन ओवैसी के निशाने पर पीएम मोदी रहे, जिन्होंने हैदराबाद में पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम में बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। हालांकि उनके भाषण में तंज और तल्खी प्रधानमंत्री को लेकर ज्यादा थी। अरे भाई, हमको ना चाय चाहिए, ना चाय वाला चाहिए, ना चौकीदार की सीटी चाहिए, ना चौकीदार की टोपी चाहिए। अपने विवादित भाषणों से कई बार चर्चा में रहे अकबरुद्दीन ने पीएम मोदी पर एक्टिंग करने का आरोप लगाया और मंच के सामने बैठे लोगों की वाहवाही लूटने के लिए चिरपरिचित अंदाज में पीएम पर हमला बोला। हमको न फकीर चाहिए, न फकीर का थैला चाहिए, हमको एक ताकतवर वजीर आजम चाहिए। वो एक ताकतवर वजीर आजम। जाहिर है जूनियर ओवैसी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को कमजोर बताने की कोशिश कर रहे थे। अकबरुद्दीन ओवैसी का ये अंदाज बीजेपी को किसी भी सूरत में रास नहीं आना था और आया भी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी को कमजोर बताए जाने पर बीजेपी ने AIMIM नेता पर पलटवार करने में देरी नहीं की और बीजेपी नेता सुनील देवधर ने उनके पुराने विवादित बयानों का जिक्र कर उन्हें देशद्रोही तक बता डाला। ये देशद्रोही व्यक्ति है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे देश के प्रधानमंत्री को बाहर से आकर कोई तारीफ करता है तो हमें गौरव लगना चाहिए, उसमें राजनीति कहाँ है। पहले भी AIMIM के नेताओं पर प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक बयानबाजी के आरोप लगते रहे हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में पार्टी की जीत के बाद ऐसे बयान देने वालों पर एक दिन पहले खुद पीएम मोदी ने अपने खास अंदाज में जवाब दिया था। जब कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं, जहां मौका पड़ता है कमल खिलता ही जा रहा है, खिलता ही जा रहा है। वो कहते हैं मर जा मोदी, देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा। इंदौर में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन का खेल शुरू होने के साथ ही भारत को 9 विकेट से हरा दिया। भारत ने जीत के लिए 76 रन का टारगेट दिया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 76 मिनट में ही हासिल कर लिया। तीसरे दिन का खेल शुरू होते ही रविचंद्रन अश्विन ने दूसरी बॉल पर उस्मान ख्वाजा को 0 पर आउट कर भारतीय फैंस की उम्मीदें जगा दी, लेकिन इसके बाद भारतीय स्पिनर्स कुछ खास असर नहीं डाल पाए और ऑस्ट्रेलिया ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते
हुए जीत के लिए जरूरी 19 ओवरों में ही रन जुटा दिए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बल्लेबाज ट्रेविस हेड 49 और मानस लाबुशेन ने 28 रनों की नाबाद पारी खेली। तीसरे टेस्ट मैच में मिली इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 4 मैचों की सीरीज में 2-1 से वापसी कर ली है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच 9 से 13 मार्च के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। यही इस वक्त यूपी विधानसभा में आज सदन की कार्यवाही बाकी दिनों से अलग दिखाई दी। एक ऐसी तस्वीर जो सदन में आखिरी बार 58 साल पहले दिखी थी। आज यूपी विधानसभा में अदालत लगी। विधानसभा में बने कटघरे में 6 पुलिस वालों को पेश किया गया। पुलिस अधिकारियों को विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का दोषी पाए जाने के बाद सदन के अध्यक्ष सतीश महाना ने उन्हें 1 दिन जेल में बंद करने की सजा सुनाई। फैसले के बाद मार्शल कटघरे में खड़े पुलिस कर्मियों को लॉकअप में लेकर गए। ये पुलिसकर्मी विधानसभा में बने सेल के लॉकअप में बंद रहेंगे और इनकी सजा आज रात 12 बजे खत्म होगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ रही है पश्चिम बंगाल के हल्दिया से। हल्दिया में एक बस्ती के करीब आग लगी हुई है। बताया जा रहा है कि मौके पर फायर कर्मी पहुंच गए हैं। राहत बचाव का काम इस वक्त जारी है और फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। आग को बुझाने का काम इस वक्त चल रहा है, लेकिन ये जबरदस्त आग औद्योगिक इलाके के पास लगी हुई है। और ये तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल के हल्दिया जिले की, जहां पर इस वक्त आग का तांडव है, जिसे काबू में पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कम से कम 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। सहारनपुर अंबाला नेशनल हाईवे पर एक कार में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद कार धू धू कर जलने लगी। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। बेंगलुरु में एक घर में गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। धमाके की वजह से एक घर की दीवारें टूट गई, जिसमें 13 लोग घायल हो गए। यूपी के चंदौली में पुलिस ने देर रात 18,000 लीटर अवैध शराब को बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया। नष्ट की गई शराब की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बीजेपी विधायक मडाल विरूपाक्षा के बेटे प्रशांत नडाल को 40 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। ये कार्रवाई एक शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त की टीम ने जाल बिछाकर की। और जैसे ही प्रशांत नडाल ने अपने दफ्तर में 40 लाख रुपए की रिश्वत ली, ठीक उसी वक्त लोकायुक्त की टीम ने वहां छापा मार दिया, जिसके बाद प्रशांत नडाल के होश उड़ गए। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनके पूरे दफ्तर को सील कर दिया गया और रिश्वत की रकम बरामद होने के बाद तलाशी ली गई, जिसके बाद वहां से 2 करोड़ की रकम बरामद की गई। करप्शन के जाल में जब विधायक का लाल फंसा तो मामला यही नहीं रुका। लोकायुक्त की टीम ने प्रशांत के घर का भी रुख किया और फिर घर में ली गई तलाशी के दौरान वहां से 6 करोड़ की रकम बरामद हुई। छापेमारी के दौरान घर के अंदर का नजारा देखकर अधिकारी भी सन्न रह गए। इस दौरान जिस कोने की भी तलाशी ली गई, वहां से नोटों की गड्डियां बरामद हुई, जिसके बाद सभी नोटों के बंडलों को एक बिस्तर पर रखा गया तो वहाँ बड़ा सा ढेर लग गया। Investigation is on. Whoever is involved, whoever has any role in the matter, that will be unraveled and action will be initiated. दफ्तर और घर से 8 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद होने के बाद इस मामले में प्रशांत सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही मामले में नाम सामने आने के बाद बीजेपी विधायक मडाल विरूपाक्षा को भी अभियुक्त बनाया गया है। हालांकि वो इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। लेकिन लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक बीजेपी विधायक कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड यानी KSDL के चेयरमैन भी हैं और KSDL में रॉ मटेरियल की खरीद का टेंडर दिलवाने के एवज में ये रिश्वत बेटे ने MLA पिता के हवाले से ली थी। इस मामले में करप्शन का कनेक्शन बीजेपी नेता से जुड़ने के बाद कांग्रेस ने इसे सियासी रंग देने की कोशिश की। तो 6 करोड़ के डॉक्यूमेंट तो मिल गए, अभी आपके खुद के विधायक के ऑफिस से मिले हैं, घर से बरामद हुए, इससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए? कांग्रेस भले ही इस मामले में हमलावर हो, लेकिन बीजेपी करप्शन के मुद्दे पर मात खाने को तैयार नहीं दिखी। खुद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई सामने आए और लोकायुक्त की कार्रवाई का समर्थन करते हुए सच सामने लाने का दावा किया। ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಇದರಲ್ಲಿದೆ, ಅವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ ಮತ್ತು
ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದಣ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿತ್ತು? कर्नाटक में इस साल विधानसभा चुनाव है, लिहाजा करप्शन के मुद्दे पर कांग्रेस जहां सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं सीएम बसवराज ने भी साफ कर दिया है कि उनका मकसद राज्य से भ्रष्टाचार को खत्म करना है। शेयर बाजार की निगरानी करने वाली संस्था सेबी ने एक्टर अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेटी और साधना टीवी चलाने वाले साधना ब्रॉडकास्ट और शार्प लाइन ब्रॉडकास्ट के प्रमोटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सेबी ने अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेटी पर हेराफेरी का आरोप लगाते हुए उनके शेयर बाजार में कारोबार करने पर रोक लगा दी है। इस मामले में सेबी ने साधना ब्रॉडकास्ट और शार्प लाइन ब्रॉडकास्ट के प्रमोटर्स और अधिकारियों समेत कुल 45 लोगों के शेयर बाजार में कारोबार करने पर रोक लगा दी है। शेयर्स की कीमत में हेराफेरी का ये मामला अप्रैल से जुलाई 2022 के बीच का है। आरोप है कि अरशद और उनकी पत्नी ने दोनों कंपनियों के शेयर्स चढ़ाने के लिए झूठे दावों से भरा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि YouTube पर छोटे निवेशकों को भ्रमित करने के लिए कई वीडियोस डाले गए थे। YouTube वीडियो के बाद कुछ ही दिनों में साधना ब्रॉडकास्ट में छोटे शेयर धारकों की संख्या 2000 से बढ़कर 55,000 तक पहुंच गई थी। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि ऐसे भ्रामक वीडियो के जरिए पहले तो कंपनी के शेयरों के दाम उछाले गए और फिर ऊंची कीमत पर उन शेयरों को बेचकर अरशद, उनकी पत्नी और दोनों कंपनियों के प्रमोटर्स ने मोटा मुनाफा कमाया। शेयर बाजार की भाषा में इसे पंप एंड डंप एक्टिविटी कहा जाता है, यानी शेयरों के दाम चढ़ाओ और फिर बेचकर मुनाफा कमाओ। सेबी के मुताबिक पंप एंड डंप एक्टिविटी के जरिए साधना ब्रॉडकास्ट में पैसे लगाने वाले खुदरा निवेशकों को 50 करोड़ रुपए की चपत लगाई गई। सेबी की कार्रवाई के बाद अरशद वारसी ने ट्विटर पर सफाई देते हुए कहा है कि उनको शेयर बाजार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और कंपनी के दूसरे निवेशकों की तरह उनकी भी गाढ़ी कमाई एक झटके में डूब गई। मुंबई के दादर में शिवाजी पार्क इलाके में कुछ लोगों ने एमएनएस के नेता संदीप देशपांडे पर हमला कर दिया। बताया गया कि यह हमला सुबह तब हुआ जब देशपांडे शिवाजी पार्क में मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इस हमले में बुरी तरह घायल संदीप देशपांडे को इलाज के लिए हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि 3 से 4 लोगों ने उन पर क्रिकेट के स्टंप से हमला किया, जिससे उनके हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई। हमले की खबर मिलते ही अस्पताल के बाहर संदीप देशपांडे के समर्थकों की भीड़ जुट गई। इस हमले के बाद संदीप देशपांडे को नजदीकी हिंदुजा अस्पताल भर्ती करवाया गया है, जहां उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। पुलिस के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और केस दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। जब वो मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे तो कुछ लोगों ने उनके ऊपर असॉल्ट किया है। उनको हाथ और पैर को इंजरी हुई है, बट वी आर रजिस्टरिंग द क्राइम एंड वी विल इन्वेस्टिगेट। संदीप देशपांडे को राज ठाकरे का करीबी माना जाता है। वहीं इस हमले से एमएनएस कार्यकर्ता काफी गुस्से में नजर आए। ये ना मैं बोलता हूँ ना, ये एक लीडर के ऊपर हल्ला नहीं, ये पार्टी के ऊपर हल्ला है, तो उसका करारा जवाब तो जरूर मिलेगा। चश्मदीदों के मुताबिक हमले के बाद सभी आरोपी भाग निकले और वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्टंप लेके भाग रहे थे, तो जैसा संदीप देशपांडे गिरा तो हमने उसको उठा के लेके आए और हॉस्पिटल में लेके आए। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने अपने चेहरे ढक रखे थे, जिसकी वजह से अब तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। वहीं शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया ने जमानत अर्जी लगाई है। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर कल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया सीबीआई की रिमांड पर हैं। दिल्ली के ओखला लैंडफिल साइट का सीएम अरविंद केजरीवाल ने निरीक्षण किया। सीएम ने कहा कि हम इस साल दिसंबर तक कूड़े के पहाड़ को साफ कर देंगे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत फिर बिगड़ गई है। बुखार आने के बाद सोनिया गांधी को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी भारत माता की जय बोलकर 2 प्रदेशों के बीच नफरत फैला रही है। यूपी के बुलंदशहर में आज दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक मिनी बस टोल कर्मी को कुचलते हुए डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में टोल कर्मी की मौत हो गई है। 1 साल से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन रूस यूक्रेन की जंग खत्म होने के मुहाने तक भी नहीं पहुंची है। रूस ने अपनी ताजा गोलाबारी में एक बार फिर यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया को निशाना बनाया।
जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। ज़ैपोरिज़िया पर रूस ने बुधवार की रात से हमले शुरू किए। पूरी रात हुई गोलाबारी में ज़ैपोरिज़िया की रिहायशी इमारत तबाह हो गई। सामने आई तस्वीरों में वहां हर बार की तरह रेस्क्यू टीम मलबे को समेटती दिखाई दी। इमारत धराशायी हो गई, जिसमें से यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस ने 20 लोगों को बाहर निकाला। ज़ैपोरिज़िया पर हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम बुराई को अपने देश पर राज नहीं करने देंगे और सभी आक्रमणकारियों को बाहर खदेड़ देंगे। Вдалося врятувати 11 людей, більше 70 отримали допомогу. У списку загиблих на цей час 2 людей. Мої співчуття рідним. 1 साल से रूस लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर कब्जा करने के इरादे से बमबारी कर रहा है। इधर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने साफ किया कि यूक्रेन हर मोर्चे पर रूस के हमले का जवाब देगा और उधर यूक्रेन की सेना ने खार्किव में 4 रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। खार्किव से सामने आई तस्वीरों में यूक्रेनी सैनिक रूसी सैनिकों पर टैंक से हमला करते नजर आए। यूक्रेनी सेना को जानकारी मिली कि करीब 30 रूसी सैनिकों ने खार्किव में घुसपैठ की है और वो यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, जिसके बाद ताबड़तोड़ गोलाबारी शुरू हो गई। यूक्रेन ने दावा किया कि इस कार्रवाई में उसने रूस के मोर्टार क्रू के 4 सैनिक मार गिराए हैं, जबकि 3 बुरी तरह घायल हो गए। Було виявлено група противника, яка зайшла на нашу територію з бронетехнікою. Зараз іде відпрацювання на знищення противника на нашій території. यूक्रेनी सैनिक T-64 टैंक से गोले दाग रहे थे, जो एक रूसी ट्रॉफी टैंक था, जिन्हें जंग के मैदान से ही रिकवर किया गया है।